जय हिंद। स्वागत है आपका एडुप्रेटर के यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि वो कौन कौन से रीज़न थे या क्या हुआ होगा उस टाइम कि हिंदू धर्म को छोड़ के बहुत सारे लोग बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो चलिए आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, बात है 6th सेंचुरी की, 6th सेंचुरी BC। 6th सेंचुरी BC को बोला जाता है एरा ऑफ थॉट एंड आइडिया। क्यों? क्योंकि इस टाइम सब सोच रहा है, सबके दिमाग में थॉट आ रहे हैं, आइडिया और थॉट कब आते हैं? जब आप किसी प्रॉब्लम में हो। तो जो 6th सेंचुरी BC का टाइम है, इस टाइम लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम है। सोसाइटी में जितने भी लोग रह रहे हैं सबको प्रॉब्लम है। तो अगर प्रॉब्लम है तो क्या आ रहा है उनके दिमाग में? आइडिया या थॉट आ रहा है। ठीक है, जब आइडिया और थॉट आ रहा है और जब हम लोग सोचना शुरू कर देते हैं तो फिर हम लोग क्या कहलाते हैं? थिंकर्स। ठीक है, तो इस टाइम में पूरे दुनिया में बहुत सारे थिंकर्स आए और इंडिया में दो बड़े थिंकर्स हुए। ठीक है, पहला बुद्धिज़्म हुआ और दूसरा जैनिज़्म हुआ। कनेक्शन समझिए। प्रॉब्लम है तो आपके दिमाग में आइडिया और थॉट आ रहा है। अगर आप थॉट और आइडिया दिमाग में आ रहा है, आप सोच रहे हैं, तो फिर थिंकर्स हुए। और इंडिया में कौन कौन थिंकर्स हुए? एक बुद्धिज़्म और दूसरा जैनिज़्म। ये दो बहुत बड़े सेक्ट इंडिया में पाए गए 6th सेंचुरी BC के आसपास, जिनको बनना शुरू हुआ था। अब देखिए, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म किस वजह से इतनी तेज़ी से आगे बढ़े। ठीक है, इसको समझने के लिए हम लोगों को पहले कुछ और समझना पड़ेगा। हम लोगों को पहले डिफरेंस समझना पड़ेगा हेट्रोडॉक्स और ऑर्थोडॉक्स में। देखिए, ऑर्थोडॉक्स और हेट्रोडॉक्स। देखिए, ऑर्थोडॉक्स वो होते हैं जो वेदास को फॉलो कर रहे हैं। किसको फॉलो कर रहे हैं? जो वेदास को मानते हैं, जो वेदास को फॉलो कर रहे हैं, उनको क्या बोला जाता है? ऑर्थोडॉक्स बोला जाता है। ये रिचुअल्स बहुत ज़्यादा मानते हैं। ठीक है, इनकी थिंकिंग थोड़ी पुराने टाइम की है। ये लोग वेदास को पढ़ रहे हैं, वेदास को ही एकदम सुप्रीम मान रहे हैं, वेदास से बढ़ के कुछ नहीं है, वेदास की नॉलेज ही सब कुछ है। ये लोग रिचुअल्स कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या बोला जाता था? ऑर्थोडॉक्स। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स उनको बोला जाता, तो जो वेदास को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, जो रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं। और इनका मानना ये था कि मोक्ष पाने के लिए, यानी सेल्वेशन के लिए, मोक्ष पाने के लिए हम लोगों को बहुत सारे रिचुअल्स करने होंगे। बहुत सारी हम लोगों को रिचुअल्स करने होंगे और रिचुअल्स के ही थ्रू हम लोग को मोक्ष मिलेगा। मतलब पूजा पाठ करके हम लोग को क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा। यज्ञ हवन, ये सारी चीज़ें करके हम लोग को क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा। ऐसा किसका मानना था? ऐसा मानना था हमारे ऑर्थोडॉक्स लोगों का। ठीक है, ऐसा किसका मानना था? ऑर्थोडॉक्स का क्या मानना था कि हम लोगों को रिचुअल से क्या मिलता है? सेल्वेशन मिलता है, मोक्ष हम लोग क्या मिलेगा? रिचुअल्स करके मिलेगा। और वहीं अगर हम लोग देखें हेट्रोडॉक्स की तरफ, तो इनका बहुत सिंपल रहता था। ठीक है, ये लोग बहुत सिंपल माना करते थे हर चीज़ को। इनका कहना है कि सेल्वेशन पाना है, अगर आपको मोक्ष पाना है तो आप सिंपली भी पा सकते हैं। आपको वेदास को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आपको रिचुअल्स को मानने की ज़रूरत नहीं है, आपको मोक्ष सिंपली मिल जाता था। और दूसरी चीज़, इनका ये मानना था कि हर चीज़ के पीछे लॉजिक होना चाहिए। ठीक है, अगर आप दिया जला रहे हैं, भगवान के सामने आप दिया जला रहे हैं, तो दिया जलाने के पीछे क्या लॉजिक है? अगर आप नहीं समझ पाए, अगर उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, तो वो करना वेस्ट है, वो किसी काम का नहीं है। तो जो हमारे हेट्रोडॉक्स हुआ करते थे, ठीक है, जो हमारे हेट्रोडॉक्स हुआ करते थे, वो कोई भी काम करने के लिए लॉजिक खोजते थे। अगर लॉजिक नहीं है तो वो काम नहीं करते थे। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि ये बहुत प्रैक्टिकल हुआ करते थे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप मूर्ति की पूजा कर रहे हैं तो आपको उससे मोक्ष मिल जाएगा। इनका मानना क्या था कि अगर आपको मोक्ष चाहिए तो आप अच्छे से नॉर्मली जीवन अपना जीजिए, तब भी आपको मोक्ष मिल जाएगा। तो ये होता है ऑर्थोडॉक्स और हेट्रोडॉक्स में डिफरेंस। अगर आप लोगों को ऑर्थोडॉक्स और हेट्रोडॉक्स में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, तब आप आगे की चीज़ें आसानी समझ जाएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि उस टाइम की सोसाइटी कैसी थी, उस टाइम के लोग कैसे थे। अगर आप उस टाइम के लोग और सोसाइटी को समझ जाएंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म आखिर इतनी तेज़ी से क्यों ग्रो किया, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के आने के पीछे क्या रीज़न थे, ये सारी चीज़ें। तो देखिए, अगर हम लोग उस टाइम की सोसाइटी की बात करें, है ना, 6th सेंचुरी BC के आसपास की अगर हम लोग सोसाइटी की बात करते हैं, तो उस टाइम सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी और जो गलत भी थी उस टाइम पे। सबसे पहली चीज़ क्या थी कि हमारी जो सोसाइटी थी ये कई पार्ट में बटी हुई थी। ठीक है, हमारी सोसाइटी किस में बटी थी? कई पार्ट में बटी हुई थी। कौन कौन? ब्राह्मण्स थे, क्षत्रिय थे, वैश्यास थे, शूद्रास थे।
सोसाइटी 4 पार्ट में बटी हुई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास। अब यहाँ पे क्या था, ब्राह्मण सबसे सुपीरियर हुआ करते थे, ठीक है। अगर कोई भी पूजा करानी है तो ब्राह्मण के पास जाना। ब्राह्मण सोसाइटी में सबसे हाई पोस्ट पे हुआ करते थे, सबसे सुपीरियर हुआ करते थे। उनके बाद आते थे क्षत्रियाज, ठीक है, क्षत्रियाज आते थे। फिर उसके बाद वैश्य और शूद्र। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो वैश्य और शूद्र होते थे वो सोसाइटी में सबसे नीचे हुआ करते थे, ठीक है। तो सोसाइटी कई पार्ट में डिवाइड थी, पहली चीज। दूसरी चीज आप लोगों को क्या समझना है कि इस टाइम पे वेदास को बहुत ज़्यादा माना जाता था, ठीक है। वेदास जो है हमारी, उनको बहुत ज़्यादा माना जाता था, और इसके अंदर जितनी भी चीज़ें लिखी थी, ठीक है, उसको ब्राह्मण्स क्या कर रहे थे, ध्यान से सुनिएगा। वेदास के अंदर जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं उसको ब्राह्मण्स क्या कर रहे हैं, ब्राह्मण्स अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी ब्राह्मण के पास गए और आपने बोला कि हमें मोक्ष चाहिए, तो ब्राह्मण्स क्या बोलेंगे, ब्राह्मण्स बोलेंगे ठीक है, आप इतना खर्चा कर दीजिए, यज्ञ करवा लीजिए, पूजा करवा लीजिए, हवन करवा लीजिए, ठीक है, पाठ करवा लीजिए, कथा रखवा लीजिए, तो इन सब सारी चीज़ों से आपका पाप धुल जाएगा और आपको क्या मिलेगी, मोक्ष मिल जाएगी। लेकिन क्या रियलिटी में ऐसा है? नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा है वेदास में। तो ब्राह्मण्स क्या कर रहे थे, वेदास जो थी हमारी, जो वेदास थी उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर रहे हैं। अगर अपने अकॉर्डिंग वो लोग मॉडिफाई करके चेंज कर रहे हैं तो क्या ये कह सकते हैं कि जो वेदास की ओरिजिनल प्योरिटी थी, वेदास की जो प्योरिटी थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई है? तो वेदास की जो ओरिजिनल टीचिंग या प्योरिटी थी उसको ब्राह्मण ने अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके चेंज कर दिया, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है, ब्राह्मण्स का ये मानना था कि जो वैश्यास, ठीक है, और शूद्रास, ठीक, वैश्यास और शूद्रास ये लोग अपर क्लास में नहीं है, ऐसा ब्राह्मण्स ने रूल बनाया, ठीक है। लेकिन इस टाइम पीरियड में वैश्यास क्या करते थे, वैश्यास ट्रेड करते थे। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके पास पैसा ज़्यादा रहेगा, ठीक। वैश्यास के पास पैसा बहुत ज़्यादा था, लेकिन कमी किस चीज़ की थी, उस रिस्पेक्ट की, उस स्टेटस की जो ब्राह्मण और क्षत्रिय के पास है। तो वैश्यास के पास पैसा होने के बावजूद वो सोशल स्टेटस नहीं था। तो वैश्यास का भी मन क्या किया कि हम लोग अब धीरे धीरे ग्रो करें, हम लोगों का भी सोशल स्टेटस राइज करें, ठीक। फिर जो अगली चीज़ आ रही है वो क्या है, इस टाइम एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी, ठीक है। इकोनॉमी कैसी थी, पूरी एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी। और क्या एग्रीकल्चर में भी एनिमल्स को पाला जाता है? एग्रीकल्चर में क्या होता है, एनिमल्स को भी पाला जाता है, एनिमल्स को भी लोग रखते हैं। अब ब्राह्मण्स क्या कह रहे हैं कि अगर आपको मोक्ष चाहिए, आपको अपने पाप से हटना है, आपके जो भी पाप हैं वो धुल जाएं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एनिमल्स की सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, एनिमल की सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, मतलब आपको बलि देना पड़ेगा। तो अगर आपकी सोसाइटी या जो आपकी इकॉनमी है उसकी बैकबोन ही एग्रीकल्चर है, मतलब खेती से ही सबका घर चल रहा है, और खेती में ही पशुपालन भी आता है, एनिमल हस्बेंड्री भी आता है, और अगर आप एनिमल्स को मारेंगे, एनिमल्स की बलि देंगे, तो क्या सोसाइटी खराब होगी? बिल्कुल खराब होगी, क्योंकि इकॉनमी खराब होगी तो सोसाइटी भी खराब हो जाएगी। तो जानवरों को मारने से, जानवरों की बलि देने से भी क्या हुआ, सोसाइटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ब्राह्मण से हटने लगा, या फिर जो हिंदुइज्म थे उनसे हटने लगा, ठीक है। अब नेक्स्ट समझिए क्या है, हार्ड वे। अगर आपको मोक्ष चाहिए तो मोक्ष पाने का जो तरीका है, मोक्ष पाने का जो तरीका है वो कैसा है, वो बहुत कठिन है। अगर आपको मोक्ष पाना है तो उसके जो रिचुअल्स हैं, जो प्रोसेस है वो बहुत कठिन है। आपको लंबे लंबे टाइम तक पूजा पाठ करना पड़ेगा, ठीक है, और आपको यज्ञ करवाना पड़ेगा, आपको पाठ करवाना पड़ेगा, अच्छा खासा खर्चा आएगा। तो मोक्ष पाने का जो तरीका था वो कैसा था, वो बहुत ही कठिन था, बहुत हार्ड हो गया था। ब्राह्मण्स ने वेदास में बहुत सारे चेंजेस किए, ब्राह्मण्स जो थे ये हमारे वेदास में बहुत सारे चेंजेस किए थे, और ब्राह्मण्स अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को मॉडिफाई करके क्या बता रहे हैं लोगों को कि अगर आपको मोक्ष चाहिए, अगर आपको मोक्ष चाहिए, ठीक है, मोक्ष पाने का जो तरीका है वो ब्राह्मण्स अपने अकॉर्डिंग बना दिए थे। तो अब जब मोक्ष पाने का तरीका इतना कठिन हो चुका है, टफ हो चुका है, ठीक है, बहुत हार्ड हो चुका है,
तो लोग क्या करेंगे, लोग अब कोई नया रास्ता खोजेंगे कि यार कहीं से कोई नया रास्ता मिल जाए, कोई नया तरीका मिल जाए जिससे हम लोगों को मोक्ष मिल जाए। तो बहुत सारे लोग इस वजह से भी हिंदुइज्म से कटने लगे थे। ठीक है, अब अगला पॉइंट जो है, देखिए जो ब्राह्मण्स करवाते थे, ठीक है, ब्राह्मण्स ने जो भी चीज़ें करवाई, जो भी सोल्यूशन बताते थे, ठीक, वो बहुत अजीब होता था। सुपरस्टिशियस बिलीफ या फिर कह सकते हैं उस टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। जैसे आप सैटरडे को बाल नहीं काट सकते, ठीक है ना, ट्यूसडे को आप शैम्पू नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें ऐसे ही मिलती जुलती, ये सारी चीज़ें नहीं, ऐसे ही मिलती जुलती बहुत सारी चीज़ें ब्राह्मण्स ने उस टाइम पे स्टार्ट कर दी थी, जिसका कोई मतलब नहीं है, बस ऐसे ही अंधविश्वास में जिए जा रहे हैं, अंधविश्वास में किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी सुपरस्टिशियस बिलीफ जो थी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अंधविश्वास आ चुका था, और यही सारी चीज़ें थीं जिसके वजह से हिंदुइज्म से लोग अलग होते जा रहे थे। और जो एक अगली चीज़ आती है जिससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है हिंदुइज्म में, वो क्या है, जितने भी आपकी सेरेमनीज होती हैं, ठीक है, शादी, पूजा, ठीक है, अनुप्राशन, ये सारी चीज़ जितनी भी सेरेमनीज थी उस टाइम पे, वो सब बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गई थी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई थी। उस टाइम की जितनी भी सेरेमनीज थी वो सब कैसी हो गई थी, बहुत एक्सपेंसिव हो गई थी। अगर आपको मुंडन करवाना है, जैसे हिंदुइज्म में होता है मुंडन करवाना, शादी करवाना, उस टाइम पे ये सारी चीज़ें कैसे हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा ये सब काम करने में पैसे खर्च हो रहा है। तो लोग अब क्या खोज रहे हैं, लोग एक नया और आसान तरीका खोज रहे हैं जिस चीज़ से वो ये सारे काम कर सके बिना पैसे वेस्ट किए। तो अब यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा आप लिंक करिए, ठीक है। ऊपर जो सोसाइटी में बताए थे, ये देखिए, ब्राह्मण्स तो पूजा करा रहे हैं, ठीक है, क्षत्रिय क्या कर रहे हैं, क्षत्रिय रूल कर रहे हैं, ठीक, ये अपना रूल करने में बिजी हैं। वैश्यास क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन इनके पास क्या है, इनके पास वो स्टेटस नहीं है, इनके पास स्टेटस की कमी है। वैश्यास के पास क्या है, स्टेटस की कमी है। शूद्रास को तो वैसे भी पूजा करना अलाउ नहीं था, ये टेंपल में नहीं जा सकते थे, मंदिरों में नहीं जा सकते थे, पूजा नहीं कर सकते थे, तो शूद्रास को तो कुछ करना भी अलाउ नहीं था। तो शूद्रास भी सोचेंगे हम लोगों को पास भी कुछ ऐसा हो जिससे हम लोग को मोक्ष मिले, ठीक है। ब्राह्मण्स क्या कहते थे शूद्रास को, ब्राह्मण्स ये कहते थे कि अगर आपको मोक्ष चाहिए तो पूजा करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन आप शूद्र हैं, आप पूजा कर नहीं सकते, ठीक, शूद्र हैं, आपके पास पैसे भी नहीं है कि आप यहाँ पे क्या कर पाएंगे, ये जो एक्सपेंसिव सेरेमनीज हैं इसको आप करा पाएँ अच्छे से, आपके पास इतना पैसा भी नहीं है। तो शूद्रास के साथ भी क्या हो रहा है, शूद्रास भी चाह रहे हैं कि कोई इजी वे मिल जाए जिससे हम लोगों को मोक्ष मिल जाए, ठीक है। ब्राह्मण्स पूजा पाठ करवा रहे हैं, वैश्यास ट्रेड कर रहे हैं, है ना, लेकिन उनके पास पैसा है पर स्टेटस नहीं है, तो वैश्यास भी चाह रहे थे कि उनका सोशल स्टेटस बढ़े, शूद्रास भी चाह रहे थे उनको कोई आसान तरीका मिले, जहाँ ऐसी जगह जाए जहाँ पर रिस्पेक्ट है, ठीक है। तो ये सारे रीज़न मिल के क्या करेंगे, एक नए धर्म को जन्म देंगे, और वो धर्म बनेगा जैनिज़्म और बुद्धिज़्म। ये जितने भी वैश्यास और शूद्रास हैं ये लोग किस में जाके मिल जाएंगे, ये लोग जाके मिल जाएंगे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में, और यही रीज़न था कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म बहुत तेज़ी से ग्रो किया, ठीक है। अब ब्राह्मण्स क्या कर रहे थे, देखिए ब्राह्मण्स का क्या मानना था कि वेदास को ब्राह्मण्स अपने अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं, ठीक है, वेदास की जो प्योरिटी है वो ख़त्म हो चुकी है। तो सबसे पहला रीज़न क्या हो गया, वेदास की प्योरिटी को ब्राह्मण्स ने ख़त्म कर दिया। दूसरा रीज़न क्या है, उस टाइम की जो सोसाइटी थी वो कैसी थी, वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी, वहाँ की जो इकॉनमी थी वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी थी, और एग्रीकल्चर में ही एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन भी होता है। और ब्राह्मण्स क्या कह रहे थे कि आप पूजा पाठ करा रहे हैं तो आप बलि दीजिए, ठीक है, अगर आप बलि देंगे तभी आपकी पूजा सफल हो पाएगी। तो जब हमारे आसपास में जानवर की कमी होने लगेगी तो हमारी क्या होगी, हमारी इकॉनमी भी डाउन होगी। तो इस वजह से भी लोग बुद्धिज़्म की तरफ बढ़ने लगे। और क्या है, ब्राह्मण्स बताते थे कि जो हम लोगों को मोक्ष चाहिए, मोक्ष पाने का जो तरीका है वो कैसा है, वो बहुत कठिन है, वो बहुत टफ है, आपको बहुत सारे रिचुअल्स करने पड़ेंगे, ठीक है। जो सेल्वेशन या मोक्ष पाने का तरीका है वो बहुत हार्ड है। इस वजह से भी बहुत सारे लोग जो है हिंदुइज्म से निकल के बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की तरफ बढ़ने लगे। अंधविश्वास भी हिंदुइज्म में भर के पड़ा था उस टाइम, आज भी आपको दिखेगा, ठीक है। तो उस टाइम पे अंधविश्वास या सुपरस्टिशियस बिलीफ भी बहुत ज़्यादा थे, और जो भी सेरेमनीज होती थी ये सब कैसी थी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ करती थी। यही सारे रीज़न थे जिसके वजह से हमारा हिंदुइज्म से लोग निकल के कहाँ चले गए, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की तरफ। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट बना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट,
ये था संस्कृत। देखिए संस्कृत क्या था, संस्कृत के कुछ रूल्स हैं। ये रूल्स कहाँ लिखे हैं, धर्मशास्त्र में। ठीक है, धर्मशास्त्र एक बुक है, इसमें कुछ रूल्स लिखे हुए हैं। पहला रूल ये है, ध्यान से सुनिएगा, पहला रूल ये है कि संस्कृत, ठीक है, संस्कृत कौन पढ़ सकता है, संस्कृत पढ़ने सिर्फ 2 लोग सकते हैं। पहला ब्राह्मण्स, ठीक है, पहला ब्राह्मण्स, और दूसरा कौन, दूसरा रूलिंग क्षत्रियाज। रूलिंग क्षत्रियाज मतलब जो राजा के घर का होगा वही संस्कृत पढ़ सकता है। एक ब्राह्मण्स पढ़ सकते हैं और दूसरे क्षत्रियाज पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत थी। दिक्कत क्या थी कि ये जो ब्राह्मण्स हैं ये पढ़ सकते हैं, मतलब अगर कोई ब्राह्मण आदमी है, ये ब्राह्मण है, ठीक है, ये अपना ब्राह्मण है, ये क्या पढ़ा, संस्कृत, ये संस्कृत पढ़ा। अब ये संस्कृत पढ़ के और भी लोगों को पढ़ा सकता है, ठीक है, ये आगे भी बहुत सारे लोगों को क्या कर सकता है, संस्कृत पढ़ा सकता है या बता सकता है, ठीक। लेकिन जो हमारे क्षत्रियाज हैं ये सिर्फ खुद पढ़ सकते हैं और आगे नहीं पढ़ा सकते। ये क्या कर सकते हैं, ये किसी को पास ऑन नहीं कर सकते, ठीक है, ये संस्कृत बस खुद पढ़ सकते हैं और आगे नहीं पढ़ा सकते। तो अब अगर आप लोगों को पता होगा कि हमारी जो वेदास हैं, ठीक है, वेदास हैं, धर्मशास्त्र हैं, ये सब किस में लिखी हैं, ये सब संस्कृत में लिखी हैं, ठीक है, ये सब किस में लिखी हैं, संस्कृत में लिखी हैं। और जब क्षत्रियाज, ध्यान से सुनिएगा, वेदास जितनी हैं सब संस्कृत में लिखी हैं, और जब क्षत्रियाज बाहर सोसाइटी में देखे, प्रॉब्लम को देखे, तो उन लोगों को ये चीज़ समझ में आई, ठीक है, कि ब्राह्मण्स उनका बेवकूफ़ बना रहे थे। कैसे, देखिए, संस्कृत अगर रूलिंग क्षत्रियास पढ़ सकते हैं तो वो वेद पढ़ रहे हैं, वेद पढ़ के उनको समझ में आ रहा है कि नहीं, ब्राह्मण्स जो सोसाइटी में कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, ठीक है, सोसाइटी में जो ब्राह्मण्स कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। और ये चीज़ कौन पढ़ रहा है, रूलिंग क्षत्रियास, जो राजा राजकुमार, ये लोग पढ़ रहे हैं। और यही इसी वजह से आप देखेंगे कि जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म आया, ये दोनों, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो आ रहा है, ये दोनों कहाँ से आ रहे हैं, ये लोग क्षत्रियस थे, क्षत्रियास थे। और क्षत्रियास को क्या पढ़ना अलाउ था, संस्कृत पढ़ना अलाउ था। जब क्षत्रियास संस्कृत पढ़ रहे हैं तो वो वेद पुराण भी पढ़ रहे हैं, धर्मशास्त्र भी पढ़ रहे हैं, जो रूल बुक हैं वो सारी पढ़ रहे हैं, तब उनको समझ में आ रहा है कि नहीं, ब्राह्मण्स क्या कर रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों का। इसी वजह से बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो दोनों धर्म आया है, ये कहाँ से निकल के आया है, ये क्षत्रिय से निकल के आया है, क्षत्रियास से इनकी ओरिजिन पाई गई है। भगवान बुद्ध क्या हैं, क्षत्रिय हैं, एक राजकुमार हैं, क्षत्रिय हैं, रूलिंग क्लास के हैं, संस्कृत पढ़ सकते हैं, ठीक है। महावीरा ये कौन है, ये भी एक क्षत्रियास हैं, ये भी एक राजकुमार है, ठीक है। तो जो संस्कृत लैंग्वेज थी, ठीक है, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न बनी थी किस चीज़ का, हिंदुइज़्म से छोड़ के लोगों का बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में जाने का। और क्या, अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देखे हों, दिए हों, तो संस्कृत कौन पढ़ सकता है, ब्राह्मण्स और क्षत्रियास, ठीक है। और जो भी पूजा ये ब्राह्मण्स लोग करवाते थे, ब्राह्मण्स जो भी पूजा कराते थे, ये किस में कराते थे, संस्कृत में कराते थे। और वैश्य और शूद्र संस्कृत ना तो समझ पाते थे ना बोल पाते थे, क्योंकि ये कभी पढ़े ही नहीं थे, ठीक है। तो संस्कृत क्या हो रहा है, संस्कृत से, संस्कृत ब्राह्मण्स पढ़ रहे हैं और आगे पास ऑन कर रहे हैं। क्षत्रिय पढ़ सकते हैं लेकिन आगे पढ़ा नहीं सकते। जब क्षत्रिय संस्कृत पढ़ सकते हैं तब वो वेद पुराण शास्त्र ये सारी चीज़ें पढ़े, धर्मशास्त्र पढ़े, तब उनको समझ में आया नहीं, ब्राह्मण्स बेवकूफ़ बना रहे हैं, ठीक है। और ब्राह्मण्स क्या करते थे, क्षत्रियास को अपने अकॉर्डिंग चलने के लिए बोलते थे। ब्राह्मण्स ने क्या बोला, ब्राह्मण्स ने ये बोला कि आप क्षत्रिय हो, आप रूल करिए, पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपको रूल करना पड़ेगा। ये कौन बता रहा है, ये भी उनको, क्षत्रियास को ब्राह्मण्स बता रहे हैं। तो जब ब्राह्मण क्षत्रियास के ऊपर भी डोमिनेंस दिखाने लगे, तब क्षत्रियास जब वेद पुराण और ये सारी चीज़ें पढ़े, तब उनको समझ में आया कि नहीं, ब्राह्मण्स बेवकूफ़ बना रहे हैं। और संस्कृत लैंग्वेज जो थी, जितनी भी पूजा वगैरह होती थी, वो सब किस में हो रही है, संस्कृत लैंग्वेज में। अब जब संस्कृत लैंग्वेज में सारी पूजा वगैरह हो रही हैं, ठीक है, तो वैश्यास और शूद्रास को तो संस्कृत पढ़ना अलाउ भी नहीं है, तो वो लोग ना समझ पाते थे ना कुछ कर पाते थे। तो यही सारे रीज़न जितने अभी हम बताए, ये सारे रीज़न मिल के किस चीज़ का कारण बनेंगे, हिंदुइज़्म के ख़राब होने का, ठीक है। और जब हिंदुइज़्म धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा होगा, ध्यान से सुनिएगा ये रिलेशन, जब
हिंदुइज्म डिक्लाइन हो रहा है तो उसी टाइम बुद्धिज़्म और जैनिज़्म काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। ठीक है, इधर धीरे धीरे हिंदुइज्म डिक्लाइन होगा, ठीक, और उसी साथ साथ क्या होगा, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर पूरे चीज़ को आप कंपाइल करिए, ठीक है, तो आप क्या क्या सीखे। पहली चीज़, ठीक है, पहली चीज़ क्या सीखे कि कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स थे। जितने भी रिचुअल हैं हिंदुइज्म में ये सब कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, दूसरा, जो सेरेमनीज हो रही थी हिंदुइज्म में ये कैसी थी, ये एक्सपेंसिव थी। ठीक, तीसरा, सेल्वेशन यानी जो मोक्ष मिलने का तरीका है ये कैसा था, ये बहुत हार्ड था, बहुत कड़ी मेहनत करके जो है हम लोग को मोक्ष मिलता था, ऐसा ब्राह्मण्स बताते थे। ठीक है, और सुपरस्टिशियस बिलीव मतलब अंधविश्वास, क्यों कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं इसका नहीं पता, बस किए जा रहे हैं, तो अंधविश्वास भी एक बहुत बड़ा रीज़न बना था। ठीक है, फिर पांचवा जो है, जो वैदिक हैं, जो वेदास है हमारा वेदास, ये अपनी प्योरिटी को खो दिए हैं। प्योरिटी क्या हो गई है, प्योरिटी कम होने लगी है, वेदास के जो ओरिजिनल प्योरिटी थी वो कम होने लगी है। छठा, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर में ब्राह्मण्स बोल रहे हैं कि आप बलि दीजिए, ठीक है, बलि देना पड़ेगा, और एग्रीकल्चर में ही एनिमल्स को भी पाला जाता था और ब्राह्मण्स क्या बोलते थे कि एनिमल्स की बलि देनी पड़ेगी, इसलिए एग्रीकल्चर भी एक रीज़न बना किस चीज़ का, हिंदुइज्म का डिक्लाइन होने का और जैनिज्म के बढ़ने का। ठीक है, ये इतने रीज़न थे हिंदुइज्म के डिक्लाइन होने के। अब समझिए कि बुद्धिज़्म में क्यों लोग जाने लगे। ठीक है, बुद्धिज़्म में, हिंदुइज्म तो देखिए इन सब चीज़ों की वजह से, कॉम्प्लेक्स रिचुअल, एक्सपेंसिव सेरेमनी, सेल्वेशन का तरीका हार्ड है, मोक्ष बहुत मुश्किल से मिलेगा, ठीक है, अंधविश्वास है, वेदास की प्योरिटी खो गई है, एनिमल सेक्रीफाइस हो रही, जानवरों की बलि दी जा रही है, इन सारे रीज़न से क्या हुआ, इन सब के वजह से हिंदुइज्म जो है, ठीक है, हिंदुइज्म क्या होने लगा, हिंदुइज्म डिक्लाइन होने लगा, हिंदुइज्म कम हो रहा है। जब लोग हिंदुइज्म से निकल रहे हैं तो हिंदुइज्म से निकलने के बाद लोग कहाँ जा रहे हैं, लोग जाके ज्वाइन कर रहे हैं बुद्धिज़्म। ठीक है, लोग जाके ज्वाइन करेंगे बुद्धिज़्म और जैनिज्म। तो अब समझिए कि बुद्धिज़्म और जैनिज्म में ऐसा क्या था कि लोग बुद्धिज़्म और जैनिज्म के तरफ जाना शुरू हो गए हिंदुइज्म से निकल के, और किसी धर्म के तरफ क्यों नहीं गए। ठीक है, तो बुद्धिज़्म और जैनिज्म में इसलिए जाने लगे लोग, सबसे पहली और सबसे आसान थी, ये बहुत सिंपल है। ठीक है, अगर आप हिंदुइज्म में देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, रिचुअल्स बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, यहाँ पे रिचुअल्स कैसे हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन बुद्धिज़्म और जैनिज्म में रिचुअल्स कैसे हैं, बहुत सिंपल है। ठीक है, बहुत सिंपल है, और शॉर्ट वे ऑफ अचीविंग सेल्वेशन, शॉर्ट वे, बहुत छोटा तरीका है सेल्वेशन को पाने का, मोक्ष पाने का बहुत ही आसान और छोटा सा तरीका है कि आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करिए, आपको मोक्ष मिल जाएगा। ठीक, फिर जो नेक्स्ट चीज़ है वो क्या है, संस्कृत। ठीक है, संस्कृत, संस्कृत किसके लिए थी, ब्राह्मण्स और क्षत्रियास के लिए। ठीक, एक ब्राह्मण्स दूसरे क्षत्रियास, यही दो लोग संस्कृत बोलते थे और पढ़ते थे, वैश्य और शूद्र। ठीक है, वैश्य और शूद्र ये दोनों नहीं बोलते थे संस्कृत, न इनको समझ में आती थी। बुद्धिज़्म में संस्कृत है ही नहीं, बुद्धिज़्म में और जैनिज्म में इन दोनों जगह क्या था, ये लोग जो है लोकल लैंग्वेज यूज़ करते थे। ठीक है, संस्कृत नहीं यूज़ करते थे, लोगों को समझ में आए इसलिए लोग लोकल लैंग्वेज यूज़ करते थे। उस टाइम की लोकल लैंग्वेज क्या थी, पाली और प्राकृत, पाली और प्राकृत। तो बुद्धिज़्म और जैनिज्म लोकल लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफर किए एज कंपैरिजन टू संस्कृत। जब लोगों को उनकी बातें समझ में आ रही हैं तो वो लोग बुद्धिज़्म और जैनिज्म से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। कैसे, समझिए, मान लीजिए आप साउथ इंडिया से हैं, ठीक है, साउथ इंडिया में आप हैं और आप आ गए यूपी बिहार के साइड या फिर दिल्ली के साइड, तो यहाँ पे लोग उतने वैसी लैंग्वेज नहीं बोलते जैसे साउथ में बोली जाती है ना। साउथ में तमिल बोली जाएगी, कन्नड़ बोली जाएगी, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे भोजपुरी चल रही है, ठीक है, तो कहाँ से साउथ वाले लोगों को समझ में आएगा, वो उतना कनेक्टेड नहीं फील कर पाएंगे। और वहीं दिल्ली में अगर उनको एक साउथ का आदमी मिल गया जो कन्नड़ में बात कर रहा है या तमिल में बात कर रहा है, तो वो उसके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे, ठीक है, सेफ फील करेंगे। तो सेम वही चीज़ बुद्धिज़्म और जैनिज्म में क्या हुआ, बुद्धिज़्म और जैनिज्म दोनों लोकल लैंग्वेज उठाए, ठीक है, पाली और प्राकृत। इसके वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, वैश्यास और शूद्रास आके बुद्धिज़्म और जैनिज्म से मिले। ठीक है, तीसरी चीज़, यहाँ पे कोई कास्ट सिस्टम नहीं था,
ठीक है। जैसे हिंदुज़म में कास्ट सिस्टम है, यहाँ पे कोई भी कास्ट सिस्टम नहीं था। हिंदुज़म में क्या था, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे हाई स्टेटस के हैं, वैश्य के पास स्टेटस नहीं है पर पैसा है, शूद्रास के पास क्या है, शूद्रास के पास ना पैसा है ना स्टेटस है। लेकिन बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में क्या था, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में ना तो कास्ट की कोई प्रॉब्लम थी, ठीक है, और जो भी बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में आके जुड़ता था इन सभी को इक्वल ट्रीट किया जाता था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कास्ट सिस्टम है, हम सुपीरियर हैं, तुम हमसे छोटे हो, तुम ऊंची कास्ट के हो, तुम छोटे कास्ट के हो, ऐसा बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में नहीं था, ठीक है। इस वजह से भी बहुत ज़्यादा लोग आके जुड़ना शुरू हो गए। अब जो अगला पॉइंट रहता है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो बताने जा रहे हो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे जितने भी बड़े बड़े राजा महाराजा थे उस टाइम पे, ठीक है, रॉयल पैट्रनेज, जितने भी एंशियंट हिस्ट्री में अगर आप देखें तो जितने भी बड़े बड़े राजा थे, जैसे बिंबिसार, ठीक, अजातशत्रु, अशोका, ठीक, कनिष्क, हर्षवर्धन, ये सब क्या कर रहे थे, ये सब बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे। जितने बड़े बड़े राजा हुए, बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग खुद जो है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। जब राजा किसी चीज़ को प्रमोट करेगा तो सब कोई खरीदेगा। एग्जाम्पल, आज के टाइम में मोदी जी बोलेंगे कोई चीज़ तो हर कोई करने को तैयार हो जाता है ना। सेम वैसे ही है, अगर बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन, ये सब बड़े बड़े राजा हैं, ये अगर कुछ करने के लिए बोल रहे हैं तो हर कोई करता था, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न बना जिससे बहुत ज़्यादा जो है लोग बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में जाके जुड़े। अब जो नेक्स्ट चीज़ है, ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जो इनके मॉन्क होते थे, जो साधु संत होते हैं बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में, उनको मॉन्क बोला जा रहा है, ठीक है। तो जो मॉन्क थे किसके, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के, इन दोनों बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के जो मॉन्क थे, ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग ट्रैवल करते थे, ठीक है। एक जगह से दूसरे जगह क्या कर रहे हैं, ये लोग ट्रैवल कर रहे हैं। जब ये लोग एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल कर रहे हैं तो जब ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहाँ नए नए लोगों से मिल रहे हैं। जब ये लोगों से मिल रहे हैं तो वहाँ पे जाके वो अच्छाई बता रहे हैं कि बुद्धिज़्म में ये अच्छाई है, जैनिज़्म में ये अच्छाई है। जब लोग बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की इतनी अच्छाई सुन रहे हैं कि यार यहाँ पे कास्ट सिस्टम नहीं है, यहाँ पे रिचुअल्स बहुत सिंपल हैं, ठीक है, यहाँ पे पाली लैंग्वेज में बात हो रही है, प्राकृत लैंग्वेज बोली जा रही है, संस्कृत का कोई यूज़ नहीं है, तो बहुत सारे लोग आके क्या कर रहे हैं, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से जुड़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, वो क्या है, वो पॉइंट ये है कि अगर आप गौतम बुद्ध और महावीरा इन लोगों को देखेंगे तो इन लोग की पर्सनालिटी कैसी है, बहुत मैग्नेटिक पर्सनालिटी है, लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं लोग देख के। किसी अच्छे संत या साधु से आप इंडिया में मिल के देखिए, ठीक है, ये ढोंगी बाबा लोग से नहीं, जो अच्छे संत साधु हैं। आजकल तो लोग इसको बिजनेस बना दिए हैं, लेकिन जो अच्छे साधु या संत इंडिया में आज के टाइम पे भी मौजूद हैं, ठीक है, आप उनको देखिए, उनकी पर्सनालिटी कितनी मैग्नेटिक रहती है, उनकी बातें कितनी अच्छी लगती हैं। तो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में जब वर्धमान, महावीरा और गौतम बुद्ध, इन लोगों की पर्सनालिटी जो है वो कैसी है, पर्सनालिटी बहुत ही मैग्नेटिक है, ठीक है, लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है इनकी पर्सनालिटी। समझ में आया? तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा लोग जुड़े। तो अगर आप पूरे क्लास को एक बार में समझने की कोशिश करें, ठीक है, क्विक रिवीजन की तरह, तो तरीके से समझिए। पहला कि हिंदुइज्म ये डिक्लाइन क्यों हुआ, और दूसरी तरफ समझिए कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म ये ग्रो कैसे हो रहा है, दोनों का रिलेशन है। अगर आप हिंदुइज्म में देखिए तो यहाँ पे क्या है, चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है, चीज़ें कैसी हैं, कॉम्प्लेक्स है। और बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में बहुत सिंपल है, ठीक है, एकदम सिंपल लिविंग है। और यहाँ पे कैसी है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अगर आप हिंदुइज्म में देखिए, ठीक है, हिंदुइज्म में अगर आप देखेंगे तो वेदास अपनी ओरिजिनल प्योरिटी खो चुका है। वेदास जैसे स्टार्टिंग में थी वैसी नहीं रह चुकी हैं। तो हिंदुइज्म क्या हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है, ठीक है, हिंदुइज्म धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। और अगला देखिए, हार्ड वे, ठीक है, बहुत ही कठिन तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आपको मोक्ष मिलेगा, या फिर मोक्ष नहीं, सेल्वेशन,
सेल्वेशन आपको जो है बहुत कठिन तरीके से मिलेगा। और बुद्धिज़्म और जैनिज्म में क्या है, आपको सेल्वेशन, आपको मोक्ष चाहिए तो आपके लिए बहुत सिंपल वे है, सिंपल तरीके से आप मोक्ष पा सकते हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हिंदुइज्म के गिरने का, कि ये लोग संस्कृत लैंग्वेज यूज़ करते थे, ठीक है। संस्कृत लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो संस्कृत तो सिर्फ ब्राह्मण्स को समझ में आ रही है और क्षत्रियास को समझ में आ रही है, वैश्य और शूद्र इन लोगों को तो संस्कृत समझ में ही नहीं आ रही है। और अगर बुद्धिज़्म और जैनिज्म की बात करें तो ये लोग कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, ये लोग पाली लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं और प्राकृत लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। ये दोनों लैंग्वेज कैसी है, ये दोनों लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज है, लोग आसानी से इसको बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो बुद्धिज़्म और जैनिज्म जो भी कर रहे हैं वो लोग पाली और प्राकृत लैंग्वेज में कर रहे हैं, तो लोग उनसे कनेक्टेड फील कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो हमारे ब्राह्मण्स हैं, ठीक है, जो हमारे ब्राह्मण्स हैं ये लोग कैसे होते जा रहे हैं, ये लोग करप्ट होते जा रहे हैं। और वहीं अगर बुद्धिज़्म की बात करें तो गौतम बुद्ध और महावीरा इन लोगों की पर्सनालिटी कैसी है, मैग्नेटिक पर्सनालिटी है, ठीक है। तो इस वजह से लोग गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीरा की तरफ ज़्यादा खींचे चले जा रहे थे। अगला पॉइंट, यहाँ पे एग्रीकल्चर इकॉनमी थी। एग्रीकल्चर इकॉनमी में क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एनिमल्स को मारो, एनिमल सेक्रीफाइस करो, एनिमल सेक्रीफाइस, जानवरों की बलि दो। लेकिन बुद्धिज़्म में ऐसा कहीं कुछ भी नहीं बोला गया कि आप जानवर की बलि दीजिए, ठीक है। फिर अगला पॉइंट, अगर आप हिंदुइज्म की बात करिए तो बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस हो गया था, ठीक है, अंधविश्वास को मानता था, सुपरस्टिशियस हो गया था हिंदुइज्म। और वहीं अगर बुद्धिज़्म और जैनिज्म की बात करें तो ये लोग लॉजिकल थिंकिंग पे थे और ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर सोचा करते थे, ठीक है। तो यही सारे रीज़न बने थे हिंदुइज्म के गिरने के और बुद्धिज़्म और जैनिज्म के तेज़ी से ग्रो करने के। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करिए अपने और भी दोस्तों के साथ, ताकि वो आसानी से और इजी लैंग्वेज में पढ़ सकें। थैंक यू।